प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आनंद बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम सभी बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार जो रिचर्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1890 में किया था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने और कब किया था। तो आप बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार रिचर्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में किया था और उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट दिया था। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे बेंडा, वो शायद 1897-98 के बीच में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। इसके बाद किंग सबरी ने 1912 में इसे कोशिकीय श्वसन से संबंध कहा और बारबार्ग ने 1913 में इनके एंजाइमों का वर्णन किया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंगक है। अगर हम इसकी साइज के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है परिवर्तनशील होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार परिवर्तनशील होता है। अब जैसे इसकी चौड़ाई जो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। लंबाई जो होती है 7 माइक्रोमीटर या इससे अधिक हो सकती है। तो ये इसके साइज के बारे में हो गया, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी आकृति की बात में करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, यानी कि इसके साइज जो होते हैं वो चेंजेज होते रहते हैं, एक शेप में यह नहीं हो पाता है, नहीं रह पाता है। यह कोशिका में कणों, सूत्रों, छड़ों, गोलकों के रूप में बिखरा रहता है, यानी कि अलग अलग कोशिका में इसके अलग अलग आकृति होते हैं, ठीक है। ये बिखरा हुआ रहता है। तो ये जो हुए, ये इसकी आकृति के बारे में हम सभी ने बात कर लिया। अब हम आगे इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो इसकी संरचना देखते हैं। यहाँ पे दो वैज्ञानिक हैं, पैलेडे और इसजो स्ट्रैंड। ये 1940-50 के बीच में इन्होंने काम किया और माइटोकॉन्ड्रिया की जो है सबसे सूक्ष्म संरचना का अध्ययन भी किया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ रचना देखी और उसके बारे में उन्होंने बताया जो इस प्रकार है। चलिए हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली से ढका रहता है, बना होता है। इसकी बाहरी झिल्ली लचीली होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो लचीली होता है, और इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर की जो झिल्ली होती है वह उभार या प्रवर्धन निकले होते हैं। दोनों झिल्लियों की अगर मोटाई की हम बात करें तो इनकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम होती है और दोनों रचना एवं कार्य में भिन्न होते हैं, यानी कि बाहर झिल्ली का जो कार्य है वो अलग होगा और अंदर की झिल्ली जो है उसका कार्य अलग होगा, लेकिन जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे दिया है दोनों झिल्लियों के बीच यहाँ पे अगला दूसरा पॉइंट की जगह को बाहरी आउटर चेंबर कहते हैं, बाहरी वेस या आउटर चेंबर कहते हैं, या इसका दूसरा जो नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी इसको जाना जाता है, ठीक है, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम कहते हैं। यानी कि दो जो झिल्लियाँ हैं, मान लीजिए एक झिल्ली हुआ, दो झिल्ली हुआ, इन दोनों झिल्लियों के बीच की जो जगह पाई जा रही है, यानी कि मान लीजिए जो जगह हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर चेंबर बोल रहे हैं, ठीक है, या उसका दूसरा नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है, ठीक। इसकी चौड़ाई जो होती है 40 से 70 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसमें एक प्रकार का पानी जैसा द्रव्य पाया जाता है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर चेंबर या इनर चेंबर जो होता है उनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, वाटरी फ्लूइड पाया जाता है। और
अगला पॉइंट देखते हैं। आंतरिक झिल्ली द्वारा जो घिरे स्थान को इनर चेंबर कहा जाता है, और आंतरिक झिल्ली बेसिन भी कह सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। अगला पॉइंट है, मैट्रिक्स में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एवं आरएनए के कण, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आयन, एंजाइम, जटिल एंजाइम्स रहते हैं। यानी जो मैट्रिक्स जो आंतरिक झिल्ली के और पाया जा रहा है जहाँ पे, तो उसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाए जा रहे हैं एवं आरएनए के कण पाए जा रहे हैं, मैग्नीशियम भी पाया जा रहा है, कैल्शियम भी पाया जाता है, आयन, एंजाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाए जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स की सभी रचनाएं उपस्थित नहीं रहते हैं, परंतु कुछ कण सभी माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं। ये चीज़ें याद करने वाली। चलिए अगले आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आंतरिक झिल्ली में अंगुली जैसा भार होता है। आंतरिक झिल्ली का भी अब हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि उंगली जैसा भार होता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इनके बीच की जगह को इंटरक्रिस्टल जगह यानी कि इंटरक्रिस्टल स्पेस के नाम से जाना जाता है। जबकि अंदर की जो झिल्ली होती है उसको हम इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। आंतरिक झिल्ली के भीतर के भाग की बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक कण या फर्नांडेज-मोरन का सब यूनिट कहा जाता है। 1963 में इस सब यूनिट का नाम इसके आविष्कारक के नाम पर पड़ा, जिसका जो आविष्कारक थे उनका नाम था फर्नांडेज-मोरन। इन कणों को ऑक्सीसोम या एफोन कण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कण भी कहते हैं। यहाँ पे आप अगर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये चीज़ें याद करनी होंगी कि जो प्रारंभिक कण होते हैं उनके कौन कौन से नाम हैं और उसकी खोज किसने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक कण के फर्नांडेज-मोरन का सब यूनिट भी कहा जा रहा है। इसके क्यों कहा जा रहा है? तो फर्नांडेज-मोरन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसके अलावा इसके जो नाम है ऑक्सीजोम या एफोन कण या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कण भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके आविष्कार के पश्चात ऐसा सोचा गया कि ये कण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एवं फास्फोरिलेशन में सहायक है। इसके प्रत्येक कण में एक आधार यानी कि बेस पीस, ब्रीथ, स्टॉल और एक शीर्ष होता है। दो कणों के बीच की दूरी जो होती है वह 100 एंगस्ट्रॉम होती है। इनमें लगभग 10 प्रति माइटोकॉन्ड्रियन उपस्थित रहते हैं। आगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने दिखाया जा रहा है। ये इनर मेम्ब्रेन हुआ, यहाँ अंदर की तरफ दिखा रहा है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि फ्लूइड पाया जा रहा है, और ये जो हुआ इसको आउटर चेम्बर बोला गया। ये जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं उसको मैट्रिक्स बोला गया, जिसमें आप अभी जाने कि क्या कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। Ca++ पाए गए। इंट्राक्रिस्टल स्पेस यहाँ पे हो गया दोनों के बीच में, यहाँ पे डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गया। ये सारे जो चीज़ें होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। तो इसकी कार्य क्या होती है, अब देखते हैं यहाँ इसकी कार्य क्या होती है। यह ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बीच बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के समय एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग लाया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का भंडार गृह भी कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा की उत्पत्ति में सहायक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा का भंडार गृह भी बोला जाता है।
अगला पॉइंट है कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम उपस्थित रहते हैं जो कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं। यह माना गया है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर उपस्थित रहते हैं, परंतु केब चक्र के लिए एंजाइम मैट्रिक्स में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फंक्शन हो गए, इसके बेसिक कार्य हो गए। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कार्य और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य हम यहाँ देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ कार्य हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखा, क्योंकि यहाँ पे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी कि एटीपी उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो यह मेल गैमेट होता है। इसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल वलय का निर्माण होता है, सर्कल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एमिनो अम्लों के जैव संश्लेषण के स्थान है। अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन एवं हीमोग्लोबिन की हीम के संश्लेषण का स्थान है। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया अंड जनन के समय पीतक पटलिकाओं यॉल प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। ये जो सारे फंक्शन हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन हो गए। तो आगे हम देखेंगे हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर। ये दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अंतर जानेंगे। हरित लवक में हम ऐसे टेबल बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे हरित लवक के बारे में पहला पॉइंट है, ये पौधों को हरी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ये पौधा का जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है, ये सभी प्रकार की पादप एवं जंतु, वो पादप का हो या जंतु का हो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप का हो या जंतु का, एनिमल हो या प्लांट हो, उसके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक की जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें एनाबोलिक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें कैटाबोलिक क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैटाबोलिक क्रिया होती है। हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में अगला पॉइंट है, इसमें शर्करा का निर्माण होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में शर्करा का विघटन होता है। हरित लवक अगला पॉइंट है, इसका कोशिका का रसोई घर यानी कि किचन बोला जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं हरित लवक को। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। ये दो चीज़ें अलग अलग हो गई। रसोई घर किसको बोला जाता है, हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को, जबकि पावर हाउस किसको बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे हमने अंतर भी देख लिया हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे हम कुछ चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और जानेंगे। यहाँ पे ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे कोहन, उन्होंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के बारे में, जो यहाँ पे हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, देखो। प्रोटीन जो होता है 60 से 70% होता है। फैट जो यानी कि वसा जो होता है 25 से 30% होता है। आरएनए जो होता है 0.5% पाया जाता है। डीएनए के कुछ अंश पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, 90% फास्फोलिपिड एवं 10% कोलेस्ट्रॉल वसा के भी पाए जा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्ट्री, आकार,
आकृति, रचना, कार्य इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे हम लोगों ने हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में अंतर को भी देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए, धन्यवाद।